ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ आसमा और आज हम जो है वो अपनी प्रीवियस डिस्कशन जो कि हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के ऊपर कर रहे थे उसको हम जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। आज हम जो है वो फर्दर जो है उससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 93 के अंदर फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर फिज़िक्स 10th कवर करने हैं। दे आर लेंजेज लॉ एंड द सेकेंड टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी हम लेंजेज लॉ की तरफ आ जाते हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसमें हमने बात की थी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसके फाइनल फार्मूला में हमारे पास आ रहा था एक नेगेटिव का साइन। और आप लोगों से मैंने कहा था कि हम इस नेगेटिव साइन को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एलेबोरेट करेंगे कि क्यों हमारे पास ये नेगेटिव का साइन आ रहा है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव का साइन है वो हमारे पास डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था और अब उस डायरेक्शन को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर फैराडेज लॉ की जो मैथमेटिकल इक्वेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने निकाली थी, दैट वाज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज़ इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो ये माइनस का साइन जो है इसके साथ हम लोग कंसर्न है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि ये माइनस का साइन क्यों हमारे इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है। सो फैराडे ने जो है उसने ये लॉ पेश कर दिया था, बट लेंस वॉज द साइंटिस्ट जिसने इस डायरेक्शन ऑफ करंट को जो है वो एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए जो करंट हमारी कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो लेंजेज लॉ जो है ये किस लिए यूज़ होता है? It is used to find direction of induced current। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे लेंजेस लॉ। सबसे पहले हम इस लॉ को स्टेट करते हैं दैट व्हाट डज दिस लॉ स्टेट। उसके बाद हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो है ये लॉ एप्लीकेबल है ऑन आवर सर्किट्स। सो लेंजेस लॉ जो है वो स्टेट करता है। सो हम लोग जो है वो लेंजेस लॉ की डेफिनेशन को जो है वो देख रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं कि लेंजेस लॉ क्या स्टेट करता है। इट स्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a circuit is always such that it opposes the cause that produces it। The main thing is the cause। जो चीज़ इस करंट को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, इंड्यूस्ड करंट को, ये हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, अगेन देखें कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो हमेशा किस तरह होगी कि जो कॉज इस करंट को इंड्यूस करवा रहा है ये उसी को ही अपोज करेगा। इट इज़ अपोजिंग इट्स सोर्स। ठीक है, जो चीज़ इसको प्रोड्यूस करवा रही है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उस तरह से होगी कि ये उस कॉज को अपोज कर रहा होगा। इस चीज़ को जो है वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जिसमें आप क्लियरली तौर पर ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह से जो मेरा इंड्यूस्ड करंट है वो अपने कॉज को अपोज कर रहा है। इस पर्पज़ के लिए हम जो है वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हम रिकॉल करते हैं, जिसमें हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। कि आपने क्या करना है, किसी भी सर्किट के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रही हैं उनको चेंज करवाना है। इनकी चेंज की वजह से जो है उस सर्किट के अंदर, उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो है वो यहाँ पर सबसे पहला काम तो जो हमने करवाना है, हमने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है,
किसी सर्किट में हम करंट इंड्यूस करवाएंगे, उसके बाद ही हम उसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। और करंट हम किस तरह से इंड्यूस करवाएंगे? बाय द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम क्या करेंगे इस केस में? विल हैव अ कॉइल, इसको आप सोलिनॉइड का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अ कॉइल ऑफ वायर जो है उसको आप सोलिनॉइड ही कहते हैं। एक कॉइल ऑफ वायर हम जो है वो कंसीडर करेंगे, और ये देखने के लिए कि यहाँ पर डायरेक्शन करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं, हम इस कॉइल के साथ अटैच कर देंगे एक गैल्वानोमीटर को, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आप जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको चेंज करवा सकते हैं ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। इधर आप मैग्नेट को मूव करवाएं या आप कॉइल को मूव करवाएं, आपको प्रोड्यूस करना है चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और वो चेंज हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट। हम जो है कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम जो है इसकी डायरेक्शन को जो है वो निकालने की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से ये अपने कॉज को अपोज करेगा। सो हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है। इसको हमने जो है वो एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया है। दिस इज़ अ गैल्वानोमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। अब हम इसके करीब लेकर आएंगे एक बार मैग्नेट। ये मेरे पास है जी एक अदद बार मैग्नेट। इट हैज़ टू पोल्स, वन इज़ साउथ पोल, द अदर इज़ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती हैं। तो ये जी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकल रही होंगी इस तरह से, ठीक है। ये एरोज जो हैं ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। इस केस में इफ़ योर मैग्नेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी, तो इस वक्त आपका गैल्वानोमीटर जो है वो किसी किस्म की कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो चेंज नहीं हो रही, दे आर कांस्टेंट। इफ़ चेंज इज़ ज़ीरो, तो हमारे पास जो करंट जो है हमारे पास कोई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो कोई ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो वो कोई करंट इस कॉइल के अंदर इंड्यूस नहीं करवाएगा। सो इन केस अब हम ये कंसीडर करते हैं कि मेरा जो मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट जो है, पहला केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं दैट माई मैग्नेट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल। फर्स्ट केस हमारे पास है मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल। So this blue line is showing the direction of movement of the bar magnet. जब बार मैग्नेट मूव करेगा तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी इस कॉइल के अंदर से पास हो रही हैं दे विल चेंज, और उनके चेंज होने की वजह से मेरी इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि करंट को इंड्यूस करवाएगा, विच विल बी शोन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर। मेरे गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो अपनी मेन पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को हमने फाइंड करना है, ठीक है, बाय अप्लाइंग लेंजेज लॉ। लेंजेज लॉ ने क्या कहा है कि आपके जो इंड्यूस्ड करंट है उसने अपने कॉज को अपोज करना है, और यहाँ पर करंट को इंड्यूस करवाने का जो कॉज है, कॉज मेरे पास क्या है? चेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट। ये है मोशन ऑफ मैग्नेट टू चेंज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो देखें, अगर आप जो हैं इस केस को कंसीडर करें, आप नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। अगर नॉर्थ पोल मेरा कॉइल की तरफ है, लेंजेस लॉ क्या कहता है कि ये जो मेरी कॉइल है ये क्या करेगी? ये अपने आने वाले कॉज को अपोज करेगी। अगर इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, तो अगर किसी मटेरियल के अंदर से जो है वो करंट पास कर रहा है तो हमें पता है वो बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि अब ये जो मेरी कॉइल होगी ये अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी, ठीक है। ये मेरी जो कॉइल है, जब इसके अंदर से फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा,
और करंट इंड्यूस होने की वजह से दिस कॉइल विल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी तो इसके अंदर से भी जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसने अपने कॉज को अपोज करना है। कॉज मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नेट की मूवमेंट है। मैग्नेट की जो साइड मेरी कॉइल की तरफ है दैट इज़ अ नॉर्थ पोल। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो करंट है वो अपने कॉज को अपोज करे तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि मेरी ये जो कॉइल मैग्नेट बन रही है इसकी जो साइड नॉर्थ पोल की तरफ है वो रिपेल होनी चाहिए। ठीक है, आप मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम अपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं। कॉइल ने क्या करना है, उसने अपने कॉज को अपोज करना है। आप उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं लेकिन कॉइल चाहेगी अपोज करना तो वो उससे दूर जाना चाहेगी। और वो दूर कैसे जाएगी, जब वो उससे रिपेल होएगी। और रिपेल किस तरह से होगी, अगर हमारी जो सोलिनॉइड या हमारी जो कॉइल है वो अपनी बार मैग्नेट वाली साइड पे वही पोल डेवलप कर ले जो कि मेरे बार मैग्नेट का पोल है टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये चूँकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो मेरी जो कॉइल होगी वो भी क्या करेगी, अपने इस एंड पर डेवलप कर लेगी नॉर्थ पोल को। सो इस साइड पर आ जाएगा मेरे पास नॉर्थ पोल और इस साइड पर आ जाएगा साउथ पोल। दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर द पोल्स ऑफ दिस कॉइल। ये कॉइल बन गई है मैग्नेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है। करंट के फ्लो करने से ये बन गया मैग्नेट। इस मैग्नेट ने अपने कॉज को अपोज करना है। अगर इसने अपोज करना है तो देयर मस्ट बी द सेम पोल ऑन इट्स साइड विच इज़ टुवर्ड्स द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरफ नॉर्थ पोल है तो मेरी कॉइल भी डेवलप करेगी नॉर्थ पोल, क्योंकि इसने क्या करना है, इट हैज़ टू अपोज द कॉज। ठीक है, अपोज करना है तो इसलिए नॉर्थ पोल ये डेवलप कर लेगी। अब आप लोगों को अगर सोलिनॉइड या कॉइल वाला टॉपिक याद हो जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उसमें हमने सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वी डिस्कस्ड राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल जो है वो क्या स्टेट करता था कि अगर आप अपनी सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से ग्रैस्प करते हैं कि आपकी कर्ल ऑफ फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। अब इस केस में मेरे पास नॉर्थ पोल है, मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चाहिए तो आप वही वाला राइट हैंड रूल यूज़ कर लेंगे। आप अपने थंब को इस तरह से प्लेस करेंगे कि इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड और फिर अपने कर्ल ऑफ फिंगर को देखेंगे जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर जी हम अप्लाई करते हैं अपने राइट हैंड रूल को। ये मेरा थंब है और ये पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल। सो दिस इज़ द नॉर्थ पोल और ये कर्ल ऑफ फिंगर्स जो कि मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है इट विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो ये मेरी फिंगर जो है वो यूँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। आपने राइट हैंड साइड से जो है वो इसको देखना है, इस साइड से नहीं देखना। अपनी राइट साइड पे आपने इसको जो है वो अप्लाई करना है। तो ये करंट हमारा जो है वो इस कॉइल में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस कॉइल की मूवमेंट देखें, यहाँ पर करंट इस साइड पे नीचे की तरफ और यहाँ पर ऊपर की तरफ। फिर ये कॉइल आगे जाएगी इस एंड पे पीछे, ठीक है, नीचे आएगा और यहाँ पे ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से आप इन एरोज़ के ज़रिए जो है वो अपनी करंट की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। दिस करंट फ्लोइंग अपवर्ड एंड फ्रॉम दिस साइड ये करंट जो है मेरा जा रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी इट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अगर आपका जो बार मैग्नेट है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल तो कॉइल उसके कॉज को अपोज करने के लिए इट विल डेवलप नॉर्थ पोल ऑन इट्स साइड टुवर्ड्स द मैग्नेट और जिसकी वजह से ये रिपेल करेगी। और हम राइट हैंड रूल लगाकर फाइंड करते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज, करंट कौन सा है हमारा जी, इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द सेकेंड केस जिसमें अब मेरा जो बार मैग्नेट है
इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, चाहे टुवर्ड्स मूव करे चाहे अवे मूव करे, वी आर ओनली कंसर्न विद द चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो दोनों केसेस में ये चेंज पैदा होगा, और चेंज पैदा होगा तो वो ईएमएफ को इंड्यूस करवाएगा, और वो ईएमएफ जो है वो करंट इंड्यूस करवा देगी हमारी कॉइल के अंदर। तो अगेन वी आर कंसिडरिंग दिस कॉइल, लेकिन इस केस में मेरे बार मैग्नेट की मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द कॉइल की बजाय हो जाएगी अवे फ्रॉम द कॉइल। सो अगेन वी आर हैविंग दिस कॉइल, ठीक है। इसके साथ हमने एक गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया है टू डिटेक्ट इफ़ वी हैव प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट, और उसके बाद हमने इसके करीब लेकर आना है एक बार मैग्नेट। दिस टाइम द बार मैग्नेट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसकी वजह से जो है जो फील्ड लाइंस हमारी इस कॉइल के अंदर से पास हो रही होंगी, दे विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से ये चेंज हो रही हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से मेरे गैल्वानोमीटर के अंदर एक ईएमएफ जो है वो सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर जो है वो एक डिफ्लेक्शन शो करेगा विच इज़ शोइंग दैट करंट हैज़ इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट। गैल्वानोमीटर की नीडल जो है इट विल बी डिफ्लेक्टेड, और अब हमने जो है वो अपने इस सर्किट के अंदर जो है वो फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने जो है वो इसके स्टार्ट में कहा है कि लेंस ने जो है क्या कहा है कि सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट ने हमेशा अपने कॉज को अपोज ही करना है। इस केस में मेरा ये जो बार मैग्नेट है इट वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। अब कॉइल क्या कहेगी, नहीं 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 नहीं, दूर नहीं जाना, वो अपोज करेगी इस कॉज को। अगर ये मैग्नेट दूर जाना चाह रहा है तो कॉइल की कोशिश होगी कि रिपल्शन नहीं चाहिए, मैंने दूर नहीं जाना, आप मेरे करीब आ जाएं, अपोज कर रही है। जब वो पास आना चाहती थी पहले केस में तो कॉइल ने क्या किया, वो कहती थी नो इट हैज़ टू अपोज, तो वो अपोज करने के लिए क्या करती है, रिपेल करती है, सेम पोल डेवलप कर लेती है। इस केस में जब आपका बार मैग्नेट खुद जो है वो अवे जाना चाहता है तो कॉइल ने अब दोबारा इस मूवमेंट को अपोज करना है। अब वो उसको दूर जाने से रोकने के लिए क्या करेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट अगर इसने करना है इस बार मैग्नेट को अपनी तरफ, तो वी नो दैट इट हैज़ टू डेवलप द ऑपोजिट पोल। अगर इस साइड पे नॉर्थ पोल है और मेरी कॉइल इस पोल को जो है, इस मैग्नेट को जो है वो अट्रैक्ट करना चाहती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है, तो इट हैज़ टू डेवलप द ऑपोजिट पोल विच विल बी अ साउथ पोल। तो ये जो है अपने एंड पर साउथ पोल डेवलप करेगी और दूसरे एंड पर डेवलप करेगी नॉर्थ पोल। अगेन जो है हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस केस में मेरा बार मैग्नेट जो है वो कॉइल से अवे मूव करना चाहता है। जब ये अवे मूव करना चाहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कॉइल है वो इसकी मूवमेंट को अपोज करेगी। वो दूर जाना चाहती है तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने के लिए इट विल डेवलप द ऑपोजिट पोल विच विल बी द साउथ पोल ऑन द साइड विच इज़ फेसिंग द बार मैग्नेट, और दूसरे एंड पे डेवलप हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। अब अगर आप इसके ऊपर जो है वो राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड रूल क्या था कि आपने अपनी फिंगर्स जो हैं वो इस तरह से कर्ल करनी है कि वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब नॉर्थ पोल में होगा। अब मुझे पता है कि थंब जो है वो मेरा नॉर्थ पोल में है और मुझे करंट की डायरेक्शन देखनी है, तो ये देखें ये थंब, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये चूँकि हम राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो ये फिंगर्स मेरी जो है वो नीचे की तरफ कर्ल हो रही हैं, तो यहाँ पर जो करंट होगा इट विल बी फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये करंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर ये यहाँ से करेंगे तो अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, यहाँ से अपवर्ड, ये अपवर्ड, और यहाँ से ये हो जाएगा करंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर आपका बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेट की कॉइल की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको अपोज करने के लिए कॉइल विल डेवलप नॉर्थ पोल एंड करंट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस केस में जब मेरा बार मैग्नेट जो है इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये इस कॉज को अपोज करने के लिए अपने एंड पे साउथ पोल को डेवलप करेगी। ये साउथ पोल जो है इसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इट विल बी रिवर्स्ड, और अब इस केस में जो करंट आपका फ्लो कर रहा होगा इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन द
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन जो है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज कर रही है। अब हमने जो है वो अपने लेंज़ेस लॉ को देखना है कि इसमें करंट अगर इंड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस करंट इट मीन्स वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है? हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, ये लॉ जो है वो स्टेट करता है, आपने अपनी जो है वो 9th की बुक में ये लॉ पढ़ा हुआ है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को खुद से पैदा कर सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है तो ये कहाँ से आ रही है? अब हम जो है वो इसके कॉज को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एनर्जी जो है वो मेरे पास कहाँ से आ रही है। सो वी आर डिस्कसिंग लेंज़ेस लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोगों को जो है इस चीज़ का तो आइडिया हो गया कि लेंज़ेस लॉ ने अपने कॉज को हमेशा अपोज करना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें पता चल गया है कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी इस कॉइल के अंदर जो पैदा हो रही है वो कहाँ से आ रही है? आप देखें, जब भी हम अपनी जो है वो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को चेंज करवाते हैं तो हम ये चेंज लाते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट। इस केस में ठीक है, बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, तो बार मैग्नेट की मूवमेंट से जो है वो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो रही है। यू आर डूइंग सम वर्क, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट इज कवरिंग सम डिस्टेंस। सो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S। F इज़ फोर्स, S इज़ डिस्टेंस। आपने इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाई जिसकी वजह से इसने डिस्टेंस कवर किया, सो इट इज़ डूइंग सम वर्क। हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इस वर्क की वजह से इसके अंदर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी बिकॉज इट इज़ मूविंग। और जो एनर्जी हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से पैदा होती है इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, और अगर हम और जो है वो उसकी फॉर्म में चले जाएं तो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, दिस मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, वी डू वर्क ऑन मैग्नेट, मैग्नेट में हम जो है वो वर्क करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो है जनरेट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये फर्दर जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस एनर्जी, दिस मैकेनिकल एनर्जी which is due to the motion of the magnet is converted into the electrical energy. So Lenz's law जो है is the manifestation of the law of conservation of energy, कि ये नहीं है कि एनर्जी अपने आप से कहीं से पैदा हो गई है, इट हैज़ कम फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। उसकी मोशन से जो हम एनर्जी पैदा हुई है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लेंज़'s लॉ आर इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर। ठीक है, here we conclude with the discussion of this topic which is Lenz's law, जिसमें हमने डिस्कस किया है that how my source is how my coil or my induced current is opposing the cause which is producing it. The next topic we are going to discuss in this topic in this lecture is mutual induction. अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें मेरे पास एक ही कॉइल थी। अब ये म्यूचुअल है। म्यूचुअल इज़ ऑलवेज बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, दो से ज़्यादा, कि एक चीज़ के दरमियान में म्यूचुअल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात हो रही है तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट टू कॉइल्स। आपके पास कम अज़ कम जो है वो दो कॉइल्स होनी चाहिए, उनके अंदर हम इंडक्शन के फिनोमिना को डिस्कस कर रहे होंगे। और ये चीज़ हमें जो है इसके नाम से ही पता चली है, विच इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। आपस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द नेबरिंग कॉइल। एक कॉइल में आप ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं,
दूसरी कॉइल में जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को चेंज करने से। तो इसमें दो कॉइल जो हैं वो आपस में रिलेट कर रही हैं म्यूचुअली, तो दैट्स वाई इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ generating an induced EMF in one coil due to change of current। उस चेंज ऑफ करंट की वजह से ही जो है हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी इन नेबरिंग कॉइल। ठीक है, दो कॉइल्स हैं हमारे पास, एक कॉइल को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का, एक कॉइल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। प्राइमरी कॉइल जो है इट इज़ अटैच्ड विद स्विच एंड बैटरी, जिसके अंदर से हम करंट को प्रोड्यूस करवाएंगे और करंट चेंज हो रहा होगा। और दूसरी कॉइल होगी जिसके अंदर करंट ने इंड्यूस करना है, तो हमें ये पता चलाना है कि करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं, तो हम सेकेंड कॉइल के साथ जो है एक गैल्वानोमीटर को अटैच करेंगे ताकि हमें करंट की जो है वो इंडिकेशन हो सके कि करंट जनरेट हुआ है या नहीं जनरेट हुआ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास है प्राइमरी कॉइल, इसको हमने एक स्विच के साथ और एक बैटरी के साथ जो है वो हमने अटैच कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, ये करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी जो है इसकी नेबरिंग कॉइल है। ठीक है, इसके पास ही जो है वो हमने एक और कॉइल जो है वो प्लेस की हुई है। ठीक हो गया, इस कॉइल को जो है वो हमने अटैच किया हुआ है विद द गैल्वानोमीटर, और इस पर्पस के लिए कि हम फाइंड आउट कर सकें कि आया इसके अंदर से कोई करंट इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। अब जी इस चीज़ को देखें, हमने जो है एक स्विच इसके साथ अटैच किया है, हम इसके जो है वो केसेस डिस्कस करेंगे कि जब आप स्विच को क्लोज़ करते हैं और जब आप स्विच को ओपन करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो हैं वो अकर करते हैं। पहला केस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन विच स्विच इज़ क्लोज्ड एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, या इनिशियली तौर पर आपका स्विच जो है वो ओपन था। अब आप जो है वो इसको स्विच को जो है वो क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने की वजह से क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज़ करेंगे करंट जो है ना वो कभी भी 0 टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जा सकता। मतलब ऐसे नहीं होगा आपने स्विच बंद किए, करंट 0 पे था तो वो फ़ौरन से 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर पे पहुंच जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल टेक सम टाइम जिसमें ये 0 से राइज़ करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो ये करंट जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, चूँकि ये डीसी सोर्स है तो ये कांस्टेंट करंट जो है वो देगी, तो इनिशियली तौर पर क्या होगा, फ़ौरन से करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे राइज़ नहीं करेगा। थोड़े से टाइम के लिए जो है, फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम, जस्ट फॉर आप कह लें कि एक सेकंड के भी किसी जो है वो इंस्टेंट के लिए, ये जो मेरी बैटरी है वो अपने करंट को राइज़ करेगी फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जितने ड्यूरेशन में इसका करंट चेंज होगा उतने ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा, ये मेरी जो कॉइल है जब करंट पास करेगा तो ये तो मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे जो है हमारी पास हो रही होंगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मेरी इसके अंदर से जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, जब ये मेरा करंट चेंज हो रहा है, करंट की वजह से चेंज हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट चेंज होगा तो इसका मतलब है जो मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पैदा हो रही हैं वो भी चेंज होंगी। आई एम रिपीटिंग इट, करंट मेरा 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक थोड़े से टाइम में जो है वो राइज़ कर रहा है, फ़ौरन से मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है, तो उतने ड्यूरेशन में क्या होगा, इस सर्किट के अंदर से करंट चेंज हो रहा है, करंट ने प्रोड्यूस करनी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना है। करंट चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी चेंज होंगी। और जब ये चेंज होंगी तो इसकी नेबरिंग में जो कॉइल आपके पास पड़ी हुई है उसके अंदर से ये पास करेंगी। जब ये पास करेंगी तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करेगी कि इस कॉइल के अंदर जो है वो एक करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है, या इस सर्किट के अंदर एक ईएमएफ जो है हमारे पास वो इंड्यूस हो गया है। क्या हुआ, स्विच जब क्लोज होता है करंट हमारा राइज करता है,
फ्रॉम 0 टू मैक्स वैल्यू, और जब ये करंट हमारा राइज करता है इट मीन्स करंट चेंजिंग, करंट चेंजेस, सो फील्ड लाइंस ऑल्सो चेंज। फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो एक ईएमएफ जो है विल बी इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ये मेरी प्राइमरी कॉइल है जिसके साथ मैंने बैटरी को और अपने स्विच को अटैच किया है, जिसमें करंट जो है वो पैदा होता है और जिसमें करंट इंड्यूस होता है, उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। ठीक हो गया, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो गया। ये सिर्फ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि करंट जो है वो फ़ौरन से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जब राइज कर जाएगा उसके बाद करंट इज स्टडी, कांस्टेंट हो गया। करंट कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पैदा हो रही होंगी दे विल बिकम कांस्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा था कि फील्ड लाइन कांस्टेंट हो जाएंगी तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। वी वांट द चेंज, चेंज नहीं है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता इन द नेबरिंग कॉइल। तो जब जो है स्विच हम क्लोज करते हैं उसके बाद जब मेरा करंट स्टेडी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सो व्हेन आई इज स्टेडी और इट इज़ कांस्टेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब गैल्वानोमीटर की नीडल जो है पहले डिफ्लेक्ट हुई थी, इसके बाद क्या होगा, ये अपनी मेन पोजीशन वापस आ जाएगी क्योंकि हमारी चेंज जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब आप इस स्विच को ओपन करेंगे, ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या है, जब आप क्या करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या होगा जनाब, करंट दोबारा से जो है वो अपनी ज़ीरो वैल्यू पे नहीं आ सकता, वो मैक्सिमम है, इट विल टेक सम टाइम टू डिके, और जितने टाइम में ये डिके हो रहा होगा उतने टाइम में आपकी जो फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो रही होंगी, और अगेन गैल्वानोमीटर जो है वो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करेगा बट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले केस में करंट राइज हो रहे हैं, दूसरे केस में करंट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगी हमारी वो भी दोनों केसेस में डिफरेंट होगी, एक दूसरे का ऑपोजिट होगी। जब क्लोज करेंगे मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। जब आपकी एक दफ़ा करंट कांस्टेंट हो गया, नो देयर इज़ नो चेंज ऑफ फील्ड लाइंस, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। उसके बाद जब आप स्विच को ओपन करेंगे, अगेन आपका करंट जो है वो डिके करेगा फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो वैल्यू इन सम टाइम। उस टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और वो भी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगी। जैसे ही करंट ज़ीरो होगा, इट हैज़ बिकम कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन द फील्ड लाइंस, तो अगेन आपका जो ईएमएफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और गैल्वानोमीटर अपनी ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगा। That's all from today's lecture. If you have any query, any question, so you can ask me. Thank you so much.